कानपुर और कन्नौज में मिले करोड़ों अरबों के कैश और सोने चांदी की रिकवरी पर यूपी में अब सियासत शुरू हो गई है। आज प्रधानमंत्री और सीएम योगी ने कानपुर में काली कमाई के इस धन कुबेर का रिश्ता अखिलेश से जोड़ा। हालांकि अखिलेश यादव ने भी केंद्र पर पलटवार करते हुए बीजेपी से ही सवाल पूछ लिया। पिछले कई दिनों से खास तौर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार इस धन कुबेर का रिश्ता अखिलेश यादव से जोड़ते आए हैं, एक बार नहीं कई बार। जबकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पूछते आए हैं इस धन कुबेर का रिश्ता आखिर है किससे? सपा से है तो साबित करिए। बल्कि अखिलेश यहां तक कह गए इस सारी काली कमाई का रिश्ता बीजेपी से है। पहले जरा सुनिए आज इस काली कमाई को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उनमें क्या आरोप प्रत्यारोप हुए, सुनिए। बीते दिनों जो बक्से भर भर के भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते। जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिर जिम्मेदार कौन है? विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं आपने देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। तो पहले सिर्फ मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे थे, कानपुर कन्नौज में मिला अरबों रुपए का कैश समाजवादी पार्टी का है। प्रधानमंत्री भी यही आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश पूछ रहे हैं किसका है, बताइए, साबित करिए, क्योंकि सरकार आपकी है। अब आपको बताते हैं ये जो लगातार नोट पे नोट मिल रहे हैं, ये आखिर मामला क्या है। पीयूष जैन इत्र कारोबारी हैं, कानपुर कन्नौज में इनका घर और बिजनेस है। ये 14 दिन की फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। कन्नौज के मकान गोदाम पर अभी भी छापेमारी चल रही है। कानपुर कन्नौज दोनों जगह मिलाकर अब तक कुल 194 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। 194 करोड़ कैश, 2000 और 500 के नोटों की। फिर से सुनिए, 194 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 16 बेशकीमती प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले हैं। कन्नौज में भारी मात्रा में चंदन का तेल बरामद हुआ है। कन्नौज के घर में छिपा हुआ एक तहखाना मिला है। कानपुर के घर से 150 करोड़ कैश। सोचिए, एक घर में 150 करोड़ के नोट, 500 चाबियां, पता नहीं कौन उनके ताले कहां हैं, 109 ताले और 18 लॉकर। अब यह मामला खुला कैसे, जरा यह भी जान लीजिए। 2.5 महीने पहले गुजरात में 4 ट्रक पकड़े गए थे। DGGI यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस को ट्रकों में फर्जी रसीदें मिली। जीएसटी बचाने के लिए फर्जी रसीदों का इस्तेमाल अक्सर बहुत सी कंपनियां करती हैं, बहुत बिजनेसमैन करते हैं। और इन फर्जी रसीदों का लिंक कानपुर से मिला।
जब ये व्यापारी जीएसटी इंटेलिजेंस के रेडार पर आए, तब गुजरात डीजीजीआई की टीम कानपुर पहुंची, वहां रेड मारी और इसी रेड में पीयूष जैन नाम के कारोबारी का पता चला। पीयूष जैन के कानपुर के घर पर रेड हुई, कन्नौज में जहां बिजनेस है वहां भी रेड हुई और उसके बाद ही ये सारी तस्वीरें एक एक करके सामने आने लगी। बताते हैं दर्जन भर मशीनें लगाई गई, तब जाकर नोट इतने दिनों में गिने गए। ये तो सवाल हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ये 200 करोड़ कैश आया कहां से? कितने साल से ये काला खेल चल रहा था? सरकारों की नाक के नीचे कब से ये काला धंधा चल रहा था? ये आखिर कैश है किसका? क्या व्यापारियों का है या फिर राजनीतिक दलों का है? क्योंकि चुनाव सिर पर आ रहे हैं और यह बहस आज इसलिए क्योंकि अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, आखिर ये 200 करोड़ काला कैश किसका है? बड़ा सीधा सवाल। और दूसरा, इस धन कुबेर पीयूष जैन का किस दल से है रिश्ता? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, बीजेपी से राजीव जेटली, कांग्रेस की तरफ से पंकज श्रीवास्तव, विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, राजीव जेटली। राजीव जेटली, बताइए जरा, पिछले 4-5 दिन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज प्रधानमंत्री बिना किसी सबूत के इस 200 करोड़ कैश वाले धन कुबेर का लिंक या रिश्ता समाजवादी पार्टी से बता रहे हैं। या तो सबूत दीजिए या तो साबित करिए कि अखिलेश यादव से इसका रिश्ता है, इस कारोबारी का, इस 200 करोड़ कैश का, या फिर अपने आरोप वापस लीजिए। राजीव जेटली। मानक जी, आपके नाम से किसी ने इत्र निकाला है क्या? कोई आपका अच्छा दोस्त हो, कोई भाई हो, कोई आपके लिए कोई कार्य करता है इस तरीके के, कोई व्यापारी हो, कोई उद्योगपति हो, या भारतीय जनता पार्टी के नाम से कोई सेंट, इत्र, परफ्यूम, कुछ डीओपीओ सुना कभी आपने ऐसा? समाजवादी पार्टी का इत्र, समाजवादी इत्र, और जिसने इत्र निकाला वो इत्र को छिड़कता चला गया और इतना छिड़का कि भारी तादाद के अंदर उसके पास कलेक्शन शुरू हो गई। हो सकता है कि वो एक अच्छी मशीन हो किसी राजनीतिक पार्टी को चलाने वाली। और मैं हैरानी हो रही है इस बात पे कि आपने कहा कि राजीव जेटली आपसे शुरू करता हूं। ये तो जवाबदेही आज समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को बताना है कि जो इत्र की कंपनी या जो इत्र चलाने वाले या जो आपकी पार्टी के नाम से इंट्रोड्यूस करने वाले लोग थे, उनके पास इतनी भारी मात्रा में पैसा कैसे आया। भारतीय जनता पार्टी ने कि सरकार के अंदर तो वो पूरा का पूरा नेक्सस पकड़ा गया है। ये जो चीजें आपके सामने उजागर हो रही हैं, फर्जी बिल, और आप ये गौर कीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो अभी तक भी जीएसटी को काला मानते हैं। मतलब जीएसटी जब तक वैट चलता था, वैट के अंदर धांधली होती थी, फर्जी बिलिंग होती थी। राजीव, एक सेकंड। आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं राजीव, और आप तैयारी करके आते हैं। आप जो कहते हैं या तो तथ्यों पर बोलते हैं, और मुझे पता है आपके तर्क, अगर तथ्य, कई बार ऐसा होता है ना, मुश्किल सब्जेक्ट भी होता है, तब भी आप बड़ी सफाई से, बड़ी चतुराई से बात करते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि आप मेरे शो पर बैठकर और रूलिंग पार्टी बीजेपी की तरफ से झूठ बोल रहे हैं। राजीव जेटली, ये झूठ है। आपको भी पता है राजीव जेटली। एक सेकंड, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं और कल से बाकायदा मैंने कानपुर, कन्नौज, बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। जिस शख्स ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया उसका नाम पंपी जैन है। राजीव जेटली, पंपी जैन और पीयूष जैन का कोई रिश्ता नहीं है। आप पीयूष जैन को समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाला बता रहे हैं, ये तो झूठ हुआ। राजीव जेटली, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? मेरे पास एक खबर है, आप या तो मुझे झूठा मत ठहराइए, आप उस खबर को झूठा ठहरा दीजिए। और उस खबर के अंदर पूरी डिटेल के अंदर इस बात को रखा गया है, और मैं आपको वो खबर अभी शेयर कर सकता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स में डेट भी बता सकता हूं। अगर खबर झूठी है तो फिर मैं भी झूठा हूं, अगर ये तथ्य झूठे हैं तो राजीव जेटली, आप एक अखबार की खबर को, सुनिए, राष्ट्र की बात में राष्ट्रीय चैनल पर आप अपना डिफेंस एक अखबार की खबर से ले रहे हैं। आप तो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे लगा कुछ फैक्ट लेकर आएंगे। आप अखबारों से तथ्य लाकर और वहां से तर्क ला रहे हैं। एक नेशनल, ये झूठ है राजीव। नेशनल न्यूज़पेपर की आड़ में नहीं छुप सकते आप राजीव, आपको सबूत देना पड़ेगा। आपने आरोप लगाया है।
मैं आपसे कह रहा हूं एक नेशनल न्यूज़पेपर की खबर, और दूसरी बात उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाली सरकारी एजेंसी, जो एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो पैसे निकाल रही है। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सैकड़ों करोड़ रुपया अगर किसी आदमी से डिटेन किया जाता है तो वो एजेंसी को हिदायत भी सरकार की है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को उठा करके अंदर डालिए, भ्रष्ट नेताओं को या भ्रष्ट व्यापारियों को डालिए, बिल्कुल डालिए, कोई नहीं रोक रहा। राजीव, भारतीय हर कोई स्वागत कर रहा है इस कार्रवाई का, भारतीय, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने, आपने, प्रधानमंत्री ने जो ये आरोप लगाया, मैं इसका सबूत पूछ रहा हूं, क्योंकि हमने बहुत इन्वेस्टिगेट कर लिया, हमें कोई सबूत नहीं मिला। पीयूष जैन अलग है, नहीं, अभी सबूत जिनके यहां रेड पड़ी है, पंपी जैन जिन्होंने सपा का इत्र लॉन्च किया था, वो अलग है, कोई रिश्ता ही नहीं है दोनों में। तो आप ये कैसे कह रहे हैं जो करोड़ों अरबों का कैश मिल रहा है ये समाजवादी पार्टी का है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। आई एम क्लियर। मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि मैंने आपको, देखिए, अगर आप ये बात कहते हैं कि सबूत दीजिए, तो सबूत देना तो मेरा काम नहीं है, मैं तो प्रवक्ता हूं पार्टी का, सबूत तो आपको एजेंसी दे सकती है। अरे भाई, तो जब आरोप लगा रहे हैं तब तो सबूत देना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप आरोप लगाने के पीछे की वजह भी मैंने आपको बताई। सीधी सी मैंने बात है। नहीं, मैंने आरोप लगाने के पीछे की एक बड़ी वजह आपको बताई, और छोटी मोटी स्टोरी नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी है। इकोनॉमिक टाइम्स को आप इतना हल्का अखबार नहीं आप सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स कैसे, इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर को आप कैसे, उसके दम पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, यूपी और केंद्र में उसकी सरकार है, सारी एजेंसियां आपके पास हैं। अगर वो खबर सही थी तो अब तक सबूत सामने आ गया होता। एक से एक भी सबूत ना मैंने कहीं इंटरनेट पर देखा, ना आपकी किसी पार्टी के नेता ने दिया, ना मुख्यमंत्री ने दिया, ना सरकार ने दिया, किसी एजेंसी ने दिया, कहीं सोशल मीडिया पर मुझे कोई सबूत नहीं मिला। पंपी जैन और पीयूष जैन का मुझे कोई रिश्ता कहीं नहीं मिला, इसीलिए मैंने सोचा आप ही से पूछ लूं, आपके पास शायद कोई सबूत हो। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अलावा कोई सबूत है तो बता दीजिए। मैंने आपको बताया दो बातें। सबूत की बात करेंगे तो इंटेलिजेंस एजेंसी आपको देगी। अगर आप ये बात करेंगे कि आपका जर्नलिस्ट, आपका मित्र, ईमानदार मित्र कोई स्टोरी लेके आया, उसका फैक्ट लेके आया है, तो आप प्रश्न उसके ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि वो आपका मित्र है, वो मेरा मित्र नहीं है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री से आता है। तीसरी बात, क्या आप इस बात के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार के अंदर किसी भ्रष्ट व्यापारी को पकड़ा जाता है और उसके बाद से पैसे निकलते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसको बचाना चाहती है, उसको पकड़वाना चाहती है? और अगर कोई उसके बचाव में खड़ा होता है या अपना पल्ला झाड़ रहा होता है, तो वो पार्टी भी हमारी पार्टी तो नहीं होगी, वो पार्टी भी कोई और पार्टी होगी जो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे। तो मैंने आपसे बताया कि आपने तीन चीजें मैंने कोट कर दी। पहला, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स को कोट किया, नेशनल न्यूज़पेपर को जिसकी स्टोरी है। दूसरा, एजेंसी, जिस एजेंसी ने सबूत देना है। दूसरा, हाँ, एक सेकंड, आप इकोनॉमिक टाइम्स की खबर बता रहे हैं ना, मैं आपको और कुछ अखबारों की खबरें कहूं तो अभी लिंक भेज देता हूं, अभी के अभी आप गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे अखबारों ने, बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ने, मीडिया आउटलेट्स ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके बाद यह पाया कि इन दोनों आदमियों का कोई रिश्ता नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर को आप मान रहे हैं क्योंकि वो आपको सूट करता है, उसके बाद जो मीडिया आउटलेट्स ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, फैक्ट चेक किया, उसको आप नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता है। मैं तो ये कह रहा हूं, सीएम, पीएम और राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी पर बैठकर आरोप लगाते हैं तो कोई सबूत तो होगा। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि ये गलत हो रहा है, रेड नहीं होनी चाहिए, या आप बचा रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, एजेंसी को वाह है, वेल डन, बहुत बढ़िया किया जो पकड़ा ऐसे धन कुबेर को। सबको पकड़ना चाहिए, क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो आरोप राजनीतिक आपने चुनावी मौसम में लगा दिया, उसके पीछे कोई तथ्य तो होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं उसका लिंक आपसे है। हाँ, तो मैं आप बचाना कौन किसको चाहता है? अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो क्या ये पकड़े जाते? अगर ये पकड़े किसकी सरकार में गए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गए। एक्सपोज किसने किया इनको? भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज किया है। वो नेक्सस जो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा था, उस काम को तो देखिए, उस नेक्सस को तो देखिए, उनका संबंध किनके साथ रहा? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने आपके चैनल पे बैठ के बोला था ना कि 11-11 हजार रुपए में हमारे नेताओं को पकड़ा जा रहा है। कितने 80 करोड़ रुपए निकले कि नहीं निकले उनके वहां से? तो वो कौन लोग थे? समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे क्या? ओके, घनश्याम तिवारी। समाजवादी पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं, उस नेक्सस की वजह से ही पीयूष जैन का भी नाम सामने आया है। उस नेक्सस की वजह से पीयूष जैन का भी नाम सामने आया है। पीयूष जैन भी उस नेक्सस में पकड़ा गया है। ओके, घनश्याम तिवारी, थोड़ा गंभीर डिबेट है, लेकिन पता है घनश्याम तिवारी को हम जीएसटी कहते हैं और ये जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड है। खैर, एनीवे घनश्याम, अब सवाल ये है, अखिलेश ने भी ट्विटर पे भी और अपनी बातों में इस धन कुबेर का रिश्ता कभी बादशाह लिख के, कभी रूलिंग पार्टी जिक्र करके बीजेपी से जोड़ा है। अब आप भी अगर ये आरोप लगा रहे हैं, सबूत आपको भी देना पड़ेगा कि ये सारा कैश बीजेपी का है।
नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के नाम पे किसने इत्र निकाला हो। इस देश में इकलौता प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर 10 लाख का सूट दिया गया जिसे, और उसके ऊपर 10,000 बार नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। तो इत्र तो बहुत छोटी चीज है इनके सामने। दूसरी बात, 2004 से 2020 के बीच में अनेक नेशनल पार्टीज ने, ये एडीआर की रिपोर्ट है, 14,651 करोड़ रुपए अननोन सोर्सेस से अर्जित किए। केवल 2019-20 में भारतीय जनता पार्टी ने अननोन सोर्सेस से, जो ज्ञात एडीआर को नहीं है, इलेक्शन कमीशन को नहीं है, 2,642 करोड़ रुपए अननोन सोर्सेस से। ये जो मेहुल चोकसी है या नीरव मोदी है या विजय माल्या है या संदेश आर्या है, ये लोग ऐसे नहीं भाग गए। या ऐसे ही नहीं है कि एक व्यक्ति जिसका दुनिया के, भारत के 100 अमीर लोगों में कहीं नाम नहीं था, आज एशिया का सबसे अमीर आदमी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार है, प्रधानमंत्री बेहद मजबूत हैं। वो चाहते हैं तो अपने मित्र को एशिया का सबसे अमीर आदमी बना सकते हैं। 5 साल में आय कितनी गुना बढ़ी? 3 गुना, 4 गुना। जिस देश में प्रधानमंत्री सरेआम देश की संपत्तियां बेच रहा हो, अरे कहां से मंच पे खड़े होकर झूठ बोल रहा हो, मैं जहां है वही बता रहे, मंच पे सरेआम झूठ बोल रहा हो, अफवाहों का शहंशाह हो, ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कभी कोई गलती नहीं हुई। ना गोधरा में कोई गलती हुई, न इस झूठ में कोई गलती है, न डिमोनेटाइजेशन में कोई गलती है, न विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल भाई, प्रधानमंत्री के छोटे भाई, बड़े भाई, मैं नहीं जानता, उनको भगाने में कोई गलती नहीं, कोई वापस नहीं आया। अगर इस देश में कोई आज भी मानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई नहीं है, प्रधानमंत्री स्वयं उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो वो प्रधानमंत्री की बातों में बेवकूफ बन रहा है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये आडंबर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरीके से इस देश के युवाओं को बेरोजगारी में झोंक रखा है। आप आडंबर किसको कह रहे हैं? एक मिनट घनश्याम, एक सेकंड, 1 सेकंड। घनश्याम, आप तो बहुत सीरियस डिबेटर हैं। आप आडंबर किसको कह रहे हैं? आप इस रेड को आडंबर कह रहे हैं, जहां नोट के नोट मिल रहे हैं, 200-250 करोड़ रुपया कैश मिल चुका है, गरीब आदमी का, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का कितना पैसा यहां पर फंसा हुआ, आप इसे आडंबर कह रहे हैं या फिर उन आरोपों को आडंबर कह रहे हैं जो आप पर लग रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के अवतरित होते हैं और एक से एक अफवाह फैलाते हैं, जैसा देश की कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा कहां जा रही है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार गोल गोल सब जगह घूम रहे हैं। आप मुद्दे पे आइए ना, बताइए ना, ये कैश अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि कैश बीजेपी का है, आप आरोप लगा रहे हैं कैश बीजेपी का है घनश्याम, तो आपके पास भी कोई सबूत तो होगा। मैं ये कह रहा हूं, ये आडंबर प्रधानमंत्री का है और सिर्फ इसलिए कि वो उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। अभी आप जैसे जैसे चुनाव बढ़ेंगे हर तरह की अफवाह फैलाएंगे। जब देश का प्रधानमंत्री, क्या ये रेड अफवाह है? क्या ये नोटों की गड्डियां जो मिल रही हैं ये अफवाह है? जो बोला वो अफवाह है और वो सिर्फ देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए कहा है। लेकिन उनको लगता है कि जैसे बंगाल में वो देश की जनता को नहीं बना पाए थे, दीदी ओ दीदी कहकर के जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी का अपमान किया था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अपमान करते रहेंगे आम जनता का जो रोजगार चाहती है। प्रधानमंत्री जितना अफवाह फैला लें, उनको उत्तर प्रदेश खदेड़ देगा। ओके घनश्याम, चलिए, ओके, आप आरोपों को अफवाह कह लीजिए जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने आप पर लगाए हैं, लेकिन मैं कम से कम आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि आप आज राष्ट्र की बात में राष्ट्र की बात करिए और कहिए कि जीएसटी इंटेलिजेंस ने बहुत बढ़िया काम किया है गुजरात से कानपुर और कन्नौज में ये रेड मारकर, और 200-250 करोड़ रुपए जो काला कैश पकड़ा है, ये बहुत बढ़िया काम किया, तारीफ तो कर दीजिए थोड़ी सी। देखिए, इस देश में जो भी कहीं से भी काला धन पकड़ रहा है, ये मत भूलिए मानक कि हर कोई उत्साहित होकर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था क्योंकि वो विदेशों से काला धन लाने वाले थे और 15 लाख रुपए देने वाले थे। उसके सामने ये क्या है? किसी के अकाउंट में 15 लाख देने वाले व्यक्ति ने डिमोनेटाइजेशन किया, देश के गरीबों को लाइन में लगा दिया, सैकड़ों लोग मर गए। उसके बाद आप एक छोटी सी बात की तारीफ करें, इस देश में छोटी सी बात लग रही है आपको घनश्याम? 200 करोड़ कैश मिल रहा है, इसे छोटी सी बात कह रहे हैं आप? नहीं, इस देश में कितना कैश सर्कुलेशन में है? अरे भाई जितना भी है, लेकिन 200 करोड़ कैश अगर एक रेड में पकड़ा जाता है, एक व्यापारी के यहां से मिलता है, ये छोटी सी बात है? इतना काला धन है कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री। लेकिन आप इतनी बड़ी रेड को कम करके क्यों आंक रहे हैं? मैं मानक जी एक सेकंड, छोटी सी बात, 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा, 30 सेकंड का टाइम बोल दीजिए। जो पार्टी 2600 करोड़ 2600 करोड़ अज्ञात सोर्सेस से एक साल में भारतीय जनता पार्टी की इनकम है। घनश्याम एक सेकंड, ये छोटी सी बात नहीं है, माफ करिएगा।
और इस पैनल में मौजूद कोई भी शख्स या हिंदुस्तान का कोई भी आदमी आपसे सहमत नहीं होगा। छोटी सी बात नहीं है बड़ी अफवाह लगा रहे हैं। नहीं, ये जो इतने ये नोटों के बंडल रखे हुए हैं ना, ये और ये सोने की ईंटें मिल रही हैं, ये सारी सरकारी खजाने में जा रही हैं। सरकारी खजाने में जानी चाहिए, लेकिन क्या इतना ही काला धन है इस देश में? अरे इसकी तो तारीफ कर दीजिए, इसकी तो ये तो कह दीजिए बहुत बढ़िया काम किया। मतलब आपने कहा कि 15 विदेशों से काला धन लाएंगे और आप कहते हैं इसको मैं आपकी उपलब्धि मान लूं। मालिक जी, विदेशों से जो नहीं आया उस पर सवाल पूछ लीजिए, पर जो मिला उसकी तो तारीफ कर दीजिए। अपने नेताओं की बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री के अच्छा राजीव, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद आ रहा हूं पंकज, फिर आगे जा रहा हूं। मालिक जी, इनके ही नेता है राजीव राय, जिनके यहां से जिन्होंने क्लेम किया था कि मेरे यहां से 18,000 रुपए पकड़े गए हैं, और इन्हीं के दूसरे नेता है मनोज यादव, जिन्होंने कबूल कर लिया कि मैंने 68 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी करी और वो टैक्स का जो जुर्माना है वो भी भरने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि अब मुझे समाजवादी पार्टी नहीं बचा पाएगी तो मुझे अपना टैक्स दे देना चाहिए। और जो 800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसमें जो डायरी बरामद हुई है, उस डायरी के अंदर जो नाम दिए गए हैं वो नाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता ही क्यों निकल रहे हैं? और मैं तो आपसे कह रहा हूं, अगर उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी होगा तो उसको भी उठाकर हम जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। अगर उसमें भी घोटाला किया होगा तो ऐसे केस में तो इनको बाहर निकल के बोलना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री अगर हमारे अखिलेश यादव जी के ऊपर भी आंच आती है तो हम उनको सेक्रीफाई करने को तैयार हैं। अगर उनका भी इन्वॉल्वमेंट उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, मैं समझ गया, ऑल राइट। घनश्याम, 1 सेकंड, मैं समझ गया। अब राजीव को पता है कि वो पंपी जैन और पीयूष जैन का कोई लिंक ढूंढ नहीं पाए, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिन लोगों पर रेड हुई थी वो मुद्दा उठा के आप बोलिए घनश्याम, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कैश लेते हुए पकड़े गए थे, उसके डिफेंस में नरेंद्र मोदी खड़े थे। उसका रिकॉर्ड आज भी आप गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री देश को भ्रष्टाचार। ओके, पंकज श्रीवास्तव, ऑल राइट, पंकज श्रीवास्तव बोलने के और कुछ नहीं दे सकते। ओके, पंकज, क्योंकि खुद पहले भी खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं, पंकज को पता है कि इस तरह की जब रेड्स होती हैं कैसे होती हैं, कैसे पकड़ी जाती हैं। और चुनाव के समय में पंकज, जब इस तरह के बड़े बड़े नोटों के बंडल, बक्से, सोने की ईंटें, तहखाने, चाबियां, चंदन के तेल, 250 करोड़ की संपत्ति मिलती है, पंकज क्या किसी राजनीतिक दल से इसका ताल्लुक लगता है? देखिए मानक, पहली बात तो जो पकड़ा गया है बहुत अच्छा है, पकड़ा जाना चाहिए और लगातार पकड़ा जाना चाहिए। सिर्फ चुनाव के 1-2 महीने पहले नहीं पकड़ा जाना चाहिए, लगातार इस तरह की कार्रवाइयां होनी चाहिए। देखिए सरकार ने कहा था, मोदी सरकार ने खास तौर पर, कि जब उन्होंने नोटबंदी की कि भाई अब काला धन इस देश से खत्म हो गया, हमने कैशलेस इकोनॉमी बना दी। पर ये जो निकला है ये बताता है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपनी जो भूमिका थी काला धन रोकने की, उसमें वो बुरी तरह असफल साबित हुए। ये उनकी असफलता का ही प्रमाण पत्र है, ऐसा नहीं है कि वो सफलता है। बिल्कुल हम उन लोगों की तारीफ करना चाहेंगे जिन्होंने इनको पकड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े पैमाने पर इस समय चाहे वो कैश हो वो चल रहा है, काला धन किस बड़े पैमाने पर बढ़ा है ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आई हैं। तो काला धन रोकने का इनका दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि चुनावी मौसम में एक जो पकड़ा गया है कोई व्यापारी, उसको लेकर आप विपक्ष के लोगों पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, जिस तरह से जिस तेजी से नाम आप डालते हैं, उससे बेहतर है कि आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके तमाम स्पोक्स पर्सन है सरकार के, वो कहें हाँ ये पीयूष जैन है, ये समाजवादी पार्टी के फला नेता को इतना पैसा देता था, इतना पैसा लेता था, ये डायरी है, ये प्रमाण है। ये तरीका होता है, ये नहीं कि आप बस यूं बोल दे कि वो साहब उनका समाजवादी इत्र है। हम सब जानते हैं कुछ झूठ है, वो आपने खुद बताया वो पम्मी जैन कौन है, वो एकदम झूठ है, लेकिन उसको सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज भी वही भाषण दे रहे हैं, आज भी उन्होंने कानपुर में या जो भाषण हुआ या जो गृह मंत्री जी बोल रहे हैं यूपी में घूम घूम के, वो यही बोल रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद नहीं है कि काले धन की अर्थव्यवस्था पर दरअसल कोई बात हो। उनका मकसद ये है कि किसी तरह इसका पॉलिटिकल माइलेज ली जाए। अब कोई कह सकता है, आज मैंने देखा कि तमाम सोशल मीडिया पे एक अखबार का पेज बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है कि उस कंपनी का जो लोगो है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए बाकायदा प्रचार दिया गया है उनके, कि ये सबसे अच्छे हैं, उनके बारे में मतलब बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो विज्ञापन है। मैं नहीं जानता सही है गलत, लेकिन अगर उसको लेकर कोई कहते कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, तो ये भी उतना ही गलत है। मेरा ख्याल है कि इस मामले में पूरी गंभीरता से बात होनी चाहिए और असली मुद्दों पर बात न हो पाए, इसलिए प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज ही हमने देखा कि स्वास्थ्य के मामले में नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरे देश में फिसड्डी है।
इस पर बात नहीं हो रही है। नीति आयोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे गरीब प्रदेशों की लिस्ट में नंबर 3 है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश, और स्वास्थ्य में 0, जबकि यहां पर योगी जी केरल गए, उन्होंने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री को चाहिए कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य ओके, व्यवस्था को आगे लेके जाए। पंकज और वहां हुआ क्या कि केरल नंबर 1 पे है। पंकज देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है, तथ्य है वो तथ्य है। मैंने पहले ही बता दिया, सपा इत्र लॉन्च करने वाले पंपी जैन का, पीयूष जैन, जिसकी ये सारे के सारे ये तस्वीरें में मैं दिखा रहा हूं, उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो फैक्ट है, वो मैंने बताया, बार बार बताया, सवाल भी पूछे उस पर। लेकिन फिर भी 200-250 करोड़ की रेड अगर होती है तो उसकी तारीफ तो की जानी चाहिए कम से कम। आप उसे भी नाकामी बता रहे हैं कि ये नाकामी है सरकार की, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने सुना नहीं, सॉरी, मैंने पहले ही कहा ये बहुत अच्छा हुआ, और ये केवल अभी नहीं होना चाहिए, ये साल भर होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, केवल चुनाव के समय नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं। ओके आशुतोष, ऑल राइट, मैं समझ गया। ओके आशुतोष, आपको भी इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी लगती है क्या कि चुनाव से पहले, क्योंकि हमें भी पता है ये बात खुलकर कोई कहता नहीं है, लेकिन पत्रकार कह सकते हैं कि जब चुनाव आता है तब उसके प्रचार के लिए करोड़ों अरबों रुपए का कैश राजनीतिक पार्टियां अपने फंड मैनेजर्स के यहां रखवाती हैं। आशुतोष, आपको लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत ये रेड करवाई गई है? आपने म्यूट किया है शायद आशुतोष, आवाज नहीं आ रही। चूंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि मैं कह सकूं जावेद के साथ कि दरअसल किसी स्ट्रेटजी के तहत या किसी पार्टी का फंड बंद करने के लिए, किसी पार्टी का फंड ब्लॉक करने के लिए ये पैसे यहां पर रेड कराई गई है, क्योंकि इस आदमी का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध फिलहाल मेरी जानकारी में तो नहीं है। हाँ। लेकिन एक चीज जो बहुत गंभीर है और जिस पर हमारे ख्याल से हम सब लोगों को सोचना चाहिए, खासकर हम पत्रकारों को, क्योंकि हम अपने चैनल पर आकर या अखबार में किसी के बारे में अगर कोई चीज लिखते हैं और उसके बाद उस आदमी की मानहानि होती है, हाँ, और पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक ऐसे शख्स की मानहानि हो रही है जिसका कोई इलाज नहीं है, और हम सब लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने भी इस बारे में, कुछ राजनीतिक दलों ने भी बाकायदा पंपी जैन के नाम को इसमें घसीटा कि उनके घर से पैसे मिले, उसका समाजवादी पार्टी से रिश्ता है और वो समाजवादी पार्टी के लिए इत्र बनाता था, फला 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 फला। तो मुझे अच्छा लगा जब आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को साफ तौर पे कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, जो दोनों शख्स अलग अलग हैं, और इसलिए क्योंकि हम आप तो शायद कह के निकल जाते हैं, लेकिन हमारी बातों का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, जिसका परिवार सुन रहा होता है, जिनके रिश्तेदार जानने वाले होते हैं, उनसे जरा पूछिएगा कि जब उनकी इज्जत इस तरीके से पब्लिकली उड़ाई जाती है तो उसका क्या अर्थ होता है। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी, अगर ये मन में लगे कि उनसे किसी गलत शख्स के बारे में अगर जानकारी हमने दी है, तो उनको पूरी शिद्दत के साथ कह देना चाहिए, नहीं, हमने गलत जानकारी दी है, लिहाजा हमें इस बात का खेद है। अब दूसरी बात, जहां तक काले धन की बात है, हाँ। अब ये एक सवाल है कि भाई किसी एक शख्स के यहां इतने बड़े पैमाने पर कैश क्यों और किस लिए बरामद हुआ है, कैसे बरामद हुआ, कैसे, और इसलिए ये मुझे लगता है ये सिर्फ एक पंडोरा बॉक्स है। अगर ठीक से अगर जांच हो जाए तो हिंदुस्तान के अंदर कितना काला धन है, इसका अंदाजा आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो मैं इससे ज्यादा इसमें और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं जरूर कहूंगा कि जिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने यह जांच पड़ताल की है, ये रकम बरामद की है, वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसमें अभी और फर्दर जांच करने की जरूरत है, और यह पता करने की जरूरत है कि यह पैसा इसी शख्स का है, क्योंकि हाँ। जानकारी है कि इसके पास ये स्कूटर से चलता है, हाँ। या यह पैसा किसी राजनीतिक दल का है, किसी राजनीतिक पार्टी का है, किसी राजनीतिक नेता का है, या किसी दूसरे संगठन का है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब विनोद जी, मैं ये सोच रहा हूं कि इसे कामयाबी के तौर पे देखा जाए, या फिर जैसे पंकज कह रहे हैं, घनश्याम तिवारी कह रहे हैं, इसे नाकामी के तौर पे देखा जाए, क्योंकि इसका एक पहलू और भी है विनोद जी, क्योंकि अभी तक यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह सारा का सारा कैश इस शख्स पीयूष जैन ने 2017 से पहले बनाया था। क्योंकि अगर 2021 में आप उसे पकड़ते हैं, इसका मतलब पिछले 4 साल जब योगी जी की सरकार थी तब भी ये कैश तो जमा हो रहा था ना। इसका मतलब 2017 से पहले भी हो रहा होगा, 2012 से पहले भी हो रहा होगा। विनोद जी, आपको ज्यादा पता होगा, बताइए। देखिए मानक, पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने कम पंपी जैन और पीयूष जैन का जो फर्क है वो स्पष्ट किया पूरे सबूतों के साथ। और ये बात मैं जो कानपुर में रहने वाला हूँ और कन्नौज से मेरा बड़ा ताल्लुक है, हमारी तमाम रिश्तेदारियां भी वहां पर है, और कन्नौज के कई इत्र व्यापारी हमारे जान पहचान के मैंने रेड पड़ी थी, तभी उनसे पूछताछ की थी और पता कर लिया था पंपी जैन अलग है और
पीयूष जैन अलग है। रिश्ता दोनों में यही है कि दोनों कन्नौज के हैं और दोनों जैन हैं। बस इसको लेकर के जो है जोड़ दिया गया। दूसरी बात यह है कि कानपुर जो है मसाला, पान मसाले का शहर है, इत्र का शहर है। वहां इस तरह के काले धन का कारोबार आज से नहीं, लंबे समय से चल रहा है और कई छापे पहले भी पड़े हैं, आप लोग याद होगा। और इस वक्त चूंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान काले धन का बड़ा प्रयोग होता है चुनाव में, ये जग जाहिर है हमारे देश में। वो हर पार्टी करती है, कोई पार्टी इसमें दूध की धुली नहीं, कोई ज्यादा करती है, कोई कम करती है, जिसकी जितनी क्षमता होती है। तो जाहिर है जब इतने बड़े पैमाने पर काला धन पकड़ा गया है, 200 करोड़ के आसपास कैश और बाकी सारी चीजें आपने गिनाई, तो जो लीड मिली गुजरात में जीएसटी इंटेलिजेंस को, तो निश्चित रूप से जो है ये जरूर ये बात हुई होगी कि ये काला धन वहां जमा किया गया होगा, और किसने जमा किया, कैसे जमा किया, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि ये सिर्फ एक, जैसा कि आशुतोष कह रहे थे, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस तरह के छापे खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इस तरह के छापे गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, मुंबई, जहां जहां ये कारोबार होते हैं, जहां जहां काले धन के अड्डे हैं, मध्य प्रदेश में अगर डाले जाए लीड लेकर के, तो अकूत धन संपदा निकलेगी और पता चलेगा कि नोटबंदी का जो प्रयोग था उसको किस तरह से विफल कर दिया गया, या विफल हो गया, या उल्फल राजनीति हो। तो एक तरह से इस पर यह भी परिचय लगता है कि नोटबंदी की जो हमारे जो तमाम सारे दावे थे वो कहाँ चले गए, और उसके बाद ये चीजें सामने आ रही हैं। और अगर अभी जब चुनाव आएंगे तो अगर आप हम पे रिपोर्टर्स को भेजते हैं तो जो खबरें लाते हैं जिस तरह की, जिनको हम लोग में छाप सकते हैं ना, आप दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके कोई लिखित दस्तावेज नहीं होते, कोई सबूत नहीं होते कि किस तरह से काले धन का प्रवाह जो है वोटरों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए किया जाता है। तो ये सब एक तरह से उसका एक पंचायत है। मुझे लगता है निश्चित रूप से छापेमारी के लिए बधाई दी जानी चाहिए उस टीम को। जहां तक नाकामी और कामयाबी की बात है, तो 5 साल तक ये जिंदा कर चलता रहा है, या उससे पहले तो नाकामी थी, और अभी जो पकड़ा गया है ये कामयाबी है। हाँ, ओके। अब बोलिए राजीव जेटली, 4.5 साल आपकी सरकार जब रही तब भी ये काला कैश यूं ही जमा होता रहा, उस समय आपने रेड नहीं मारी। अब आखिर के 6 महीने में रेड मारकर इसे आप अपनी कामयाबी बता रहे हैं। 4.5 साल की नाकामी मानिए या फिर चुनाव से पहले इसे कामयाबी बताइए। इसकी 2 बातें हैं मानक जी। पहली बात यह है कि शायद मेरे पास ये रिकॉर्ड सभी को लेकर के आना चाहिए था कि जो एजेंसी है उसने कितना काला धन जो टैक्स चोरी का होता है वो पिछले 4 सालों के अंदर पकड़ा है। विभिन्न जगहों पर इस तरीके की छापेमारी हुई है। जो फर्जी बिल, जो टैक्स की चोरी करते हैं उनको वक्त वक्त पे पकड़ा जाता है, और उसी के तहत जो कार्रवाई चल रही थी, उसी के तहत जो बड़े मगरमच्छ थे उसके वो भी शिकंजे में आए हैं। देखिए, ब्लैक मनी को सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं? अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा था, जब अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है दुनिया की तो काला धन ही काम आता है। ये अखिलेश यादव जी अगर काला धन को प्रवोक और बढ़ावा ना दे रहे होते तो उनके नेताओं की इतनी हिम्मत होती क्या? ये तो आपका लीडरशिप होती है जो निर्धारित करती है कि आपको किस तरीके के कार्य करने हैं। जब आपका शीर्ष नेतृत्व इस बात को कह रहा है कि काला धन एक बड़ी बैकबोन है हमारी जिंदगी में सर्वाइवल के लिए, तो आपके नेता तो वो काम करेंगे ही करेंगे। और रही दूसरी बात, जीएसटी जितना डिजिटाइजेशन सिस्टम पहले इस देश में नहीं होता था। ये जो बिल की चोरी है, आपके चैनल को जो लोग देख रहे हैं जिनके पास जानकारी है उन्हें मालूम होगा, फर्जी बिल बेचने का एक बड़ा कारोबार इस देश में चला करता था, और उस कारोबार को अभी भी चलाने की कोशिश की जाती है जीएसटी के नाम पे। यही वजह है कि जब ये लोग नारे देते हैं ब्लैक मनी और काला धन की, तो उसमें जीएसटी भी बीच में डालते हैं, क्योंकि बड़ी चोट लगी है उन्हें। केवल बिल बेच के पैसा कमाना, वो सब ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं सवाल अपना, मैं रिपीट कर रहा हूं। 4.5 साल आपकी ऐसी सरकार जहां अपराधी थर थर कांपते थे, गले में तख्ती टांग कर थाने पहुंच जाते थे कि मुझे अंदर डाल दो, मुझे ठोकना मत। ऐसे में इतनी हिम्मत कैसे हुई इस धन कुबेर की? कैश पर कैश पर कैश पर कैश जमा करता रहा, 250 करोड़ जमा कर लिया। मैंने आपसे बताया, क्योंकि जब कड़ी से कड़ी जोड़ती है, अरे भाई अगर कोई मर्डर करने वाला आदमी होता है, उसे पता नहीं होता कि मुझे फांसी लगेगी, क्या वो मर्डर करना छोड़ देता है? चोर का काम तो चोरी ही होता है ना। अगर चोर चोरी कर रहा है और उसके ऊपर भी कोई राजनीतिक लोगों का हाथ हो, उनका संरक्षण प्राप्त हो, तो उसमें अगर वो पकड़े जाते हैं तो आपने 2 बातें बोली। आपने कहा ये चुनावों से पहले क्यों? मुझे लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज निर्धारित होनी चाहिए कि चुनावों से कितने वक्त के आगे और कितने वक्त पीछे तक के कोई भी एजेंसी किसी के ऊपर छापा ना डाले। मतलब वो तो एक फ्री टाइम होना चाहिए, ग्रे एरिया। आप लूटो, कुछ भी करो। अगर कोई अगर एजेंसी आपको पकड़ लेती है और आपका कहीं ना कहीं लिंक किसी राजनीतिक पार्टी के साथ निकल जाता है, तो आप इल्जाम लगा देंगे चुनावों की वजह से हो रहा है। और चुनावों से पहले निकला कहां? फिर देखिए, फिर आप फिर रिपीट कर रहे हैं, लिंक निकला कहां किसी पार्टी से? बताइए तो सही, लिंक दिखाइए ना। आप फिर वही बात कर रहे हैं। मैंने बताया तो सही आपको,
राजीव राय तो अब तो आपको वो देंगे ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे। राजीव राय पीयूष जैन का क्या रिश्ता है बताइए। मनोज यादव, नहीं ना बता रहा हूं ना, ये उन्हीं की किताब उन्हीं की डायरियों में से तो निकला है। और कहां से निकला है ये? मनोज यादव कौन है? मनोज यादव इनके नेता हैं कि नहीं है? घनश्याम जिसने कबूल किया कि मैं अपने टैक्स की चोरी की और मैं देने को तैयार हूं। बोलिए घनश्याम, रिस्पॉन्ड करिए। देखिए मानक नरेंद्र मोदी जी ने जब डिमोनेटाइजेशन किया उस समय की जो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है ये कह रही थी कि सरकार 3 से 4 लाख करोड़ रुपए काला धन उसी से वापस लाना चाहती थी, और जो इस समय कैश इन सर्कुलेशन है लगभग 30 लाख करोड़ है। अगर किसी को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी इतने समय से भारतीय जनता पार्टी देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है, जो जैसा मैंने आपको आंकड़ों के साथ दिखाया, जो कि बताया, जो कि जेटली जी के पास नहीं है। इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन है कि इनके पास लगभग 3000 करोड़ का अज्ञात सोर्सेज से हर साल वो पैसा, लेकिन आज तो आप भी घनश्याम तिवारी कानपुर और कन्नौज में पड़ी इस रेड को पता नहीं क्यों बहुत हल्के से छू रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों इतने टची क्यों हो रहे हैं इसके लिए। कहिए ना बहुत बढ़िया काम हुआ, कहिए इतना काला कैश पकड़ा गया, बहुत अच्छा हुआ। जब 3-4 लाख करोड़ काला धन बटोरना है सरकार को, सरकार का माना हुआ आंकड़ा है, उसमें आप 200 करोड़ 250 करोड़ 500 करोड़ लेकर के आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये देश को के काम आएगा पैसा। लेकिन वो जो 4 लाख करोड़ जिसके लिए आपने सैकड़ों लोगों को मरवा दिया लाइन में खड़े होकर के, उसका हिसाब कौन देगा? आज एक और तस्वीर हमने देखी कानपुर मेट्रो के लिए, जब प्रधानमंत्री टिकट लेकर उस पर चढ़े, वो तस्वीर भी जरा आपको वीडियो भी दिखाता हूं। उसके बाद अपने भाषण में प्रधानमंत्री बोले भी, मैंने आपको शुरू में उनका भाषण का एक हिस्सा सुनवाया भी था। वो बोले कि इशारा यही था घनश्याम तिवारी कि आप बार बार हर चीज का क्रेडिट लेने लगते हैं। जो योजनाएं, जो विकास की स्कीम्स लागू करने से शुरू करने से लागू करने से लेकर उद्घाटन करने तक बीजेपी की हैं, आप हर चीज का क्रेडिट लेने लगते हैं। कानपुर मेट्रो का भी लेने लगते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे थे 2014 से पहले सिर्फ 9 किलोमीटर थी मेट्रो, 17 तक 18 थी, आज 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर। अब इसका भी क्रेडिट अगर प्रधानमंत्री और योगी जी नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं तो क्या अखिलेश को देंगे? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो या एक्सप्रेसवे या लैपटॉप, कोई भी इस तरह की जो प्रोग्रेसिव चीज हुई है, उसमें अखिलेश यादव जी का अपना विजन है। वो एक इंजीनियर हैं, अपने अध्ययन, अपनी शिक्षा, अपने विजन के आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश का विकास किया। हम फर्जी डिग्रियों वाली पार्टी नहीं है कि ना शिक्षा मंत्री की डिग्री मिल रही है, ना प्रधानमंत्री की डिग्री मिल रही है, ना आदित्यनाथ की डिग्री मिल रही है। कहां से कहां चले जा रहे हैं? क्या हो गया जीएसटी? उसके आधार पर हम बता रहे हैं, हम न फर्जी डिग्रियों वाली पार्टी है, न हम झूठे अफवाहों वाली पार्टी है, बड़ी सीधी सादी पार्टी है। हम कहते हैं कि देश में युवाओं के बेरोजगारी के ऊपर प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार है। हम ये कहते हैं कि पंकज, एक कमेंट पंकज से भी इस पर, एक सेकंड। पंकज, क्या वाकई आपको लगता है कि जिस सरकार में जिस परियोजना को जमीन पर उतारा जाए, शुरू हो जाए, उसको क्रेडिट लेना चाहिए या फिर पिछली सरकार को लेना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जिस तरीके से सड़कों या मेट्रो या तमाम चीजों को लेकर कोई इस तरह से पेश करता है जैसे उसका अवतार नहीं हुआ होता, तो ये सब कुछ होता नहीं। देखिए, ये ऑन द गुड प्रोसेस है। इस देश में सन 47 में हाईवे एक्सप्रेसवे नहीं बन सकते थे, वो 90 के बाद ही बन सकते थे, और बनने शुरू हो गए। हर पार्टी आती है, उसमें थोड़ा विकास करती है। कांग्रेस ने दिल्ली में किस तरह से मेट्रो का जाल बिछाया हम सब जानते हैं। अखिलेश यादव ने निश्चित रूप से लखनऊ में शुरू किया, आज कानपुर में भी चल रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन असल सवाल क्या है कि आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क आया? अगर नीति आयोग कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश गरीब प्रदेशों की सूची में नीचे से नंबर 3 है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था फिसड्डी है, यहाँ पे बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है कि इन्होंने खुद कहा था कि 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे 5 साल में, पिछला जो इनका संकल्प पत्र था, और खुद ये विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि सिर्फ 4.5 लाख लोगों को दिया है। यहाँ ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के बिना लोग तड़प तड़प के कोरोना में मर गए। हमारी जो जीवन दायिनी गंगा है वो शव वाहिनी गंगा बन गई। राजीव जेटली, लोगों को गंगा, उसके बाद आ रहा हूं विनोद जी और आशुतोष। राजीव जेटली, सवाल ये इसका श्रेय कौन लेगा? असली सवाल ये देख नहीं पा रहा था, मुझे लगा था आपने शायद उनको कोट किया था, तो एक अपने साथी और पत्रकार करके कोट किया था। मैं इनकी बात का जवाब इसलिए भी नहीं दे पा रहा था कि मुझे लगा कि एक पत्रकार के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब मैंने अपना चश्मा थोड़ा सा ऊपर करके देखा तो वो यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता नजर आए। और यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता को ये पता होना चाहिए कि जो सबसे बदतर पोजीशन बताई गई है स्वास्थ्य को लेकर, वो कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की बताई गई है। सुनिए मेरी बात को, मैं तो पत्रकार कह के चुप बैठा था।
मुझे पता ही नहीं था, मैं अभी देख नहीं पा रहा था इसमें, मेरे सामने टीवी नहीं है, मोबाइल पे आपकी फोटो देख रहा हूं तो वो दूर से नजर नहीं आ रहा था कि नीचे क्या लिखा हुआ है। तो अगर कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं तो बहुत सारे इनके ऐसे प्रदेश हैं जिनके हालात बहुत बदतर बताए गए हैं। छत्तीसगढ़ की पोजीशन क्या बताई गई है, राजस्थान की पोजीशन क्या बताई गई है। तो आज खैर चर्चा इस बात पे हो रही है। अभी देखिए आपके सभी पैनलिस्ट कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं काले धन के ऊपर चर्चा करने से, और मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। देखिए जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, काले धन के साथ पकड़ा जाएगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, किसी भी तरीके का समझौता काले धन के साथ और जो गैर कानूनी काम करने वाले हैं उनके साथ नहीं करना चाहते। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, मैं आपको बोलना चाहता हूं। आशुतोष, अगर आप प्रधानमंत्री जी के साथ भी रहते, हाँ ओके आशुतोष, ये मुद्दा बन सकता है क्या? क्योंकि देखिए तस्वीरें जो है बड़ी सनसनीखेज हैं, जो वीडियो हैं नोटों के, सोने की ईंटों के, तहखाने, चाबियां, चंदन का तेल, हमें पता है कि कैसे टीवी पर, सोशल मीडिया में सब जगह ये वीडियो छाए हुए हैं। आपको लगता है ये मुद्दा बीजेपी बना पाएगी? क्योंकि कोशिश पूरी हो रही है। आशु म्यूट हैं आप किससे पूछ रहे हैं? मुझे तो आशुतोष मानक हाँ बोलिए। देखिए ये मुद्दा चुनाव के पहले है, बनाने की कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा है, जिस तरीके से राजीव जेटली जी बैठ के यहां बात कर रहे हैं जिस तरीके से, और उसको समाजवादी पार्टी से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हें आपके चैनल पर खेद व्यक्त कर देना चाहिए कि भाई हम लोगों गलत आदमी का नाम हमने बढ़ाया। बाकी छापेमारी की गई है, पकड़ा गया है, इसके लिए साधुवाद एजेंसी को होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो लोग ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ब्लैक मनी को लेकर, जब नोटबंदी हुई थी तो गुजरात के एक बैंक में उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन सज्जन थे जहां रातों रात 600 करोड़ रुपए ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए गए थे? क्या कभी उसकी जांच हुई? कभी कोई सामने आया? वो 600 करोड़ और जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे वो किस बड़े पद पर आज मौजूद है? किसी ने कभी इस बात का जिक्र करने की कोशिश नहीं की है। तो ये कहने वाली बातें हैं। जो भी ब्लैक मनी के संदर्भ में पकड़ा गया आदमी भागा है, क्या पिछले 7 सालों में वापस आया? क्या नीरव मोदी वापस आया? क्या किंगफिशर वाला वापस आया? क्या कोई वापस नहीं आया है, न ला पाए हैं। ये सब लोग जो एजेंसीज के अलर्ट होने के पहले एजेंसी इनको अलर्ट कर देती, भाग के चले गए वहां पे। हिंदुस्तान का करोड़ों रुपए वहां से चला गया। विनोद जी मुद्दा बनेगा क्या ये करोड़ों अरबों कैश का? विनोद जी नहीं, जैसा आशुतोष कह रहे हैं, मैं मानता हूं मुद्दा बनाने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन ये मुद्दा कितना बनेगा, क्योंकि कलकत्ता में भी छापा पड़ा था, बंगाल में, मध्य प्रदेश में भी छापा पड़ा था चुनाव के पहले, तमिलनाडु में भी छापा पड़ा था चुनाव के पहले, और राजस्थान में भी छापा पड़ा था चुनाव के पहले। तो छापे तो पड़ते हैं, लेकिन कितना बड़ा मुद्दा बन पाते हैं, मुझे इसमें थोड़ा संदेह है। ठीक है, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि समाजवादी मतलब उनका इत्र की बात की, कितना फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश तो हो ही रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि मुद्दा आखिर में जनता के बीच में वही बनेगा कि गैस का सिलेंडर कितने में मिल रहा है, खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि जो है महंगाई की क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, भविष्य में क्या कानून व्यवस्था की हो सकती है। मुद्दे वो बनेंगे जो जनता के रोजमर्रा। ओके, क्लोजिंग कमेंट राजीव जेटली, छोटा सा, क्योंकि 4 लोग आपके खिलाफ बोल रहे थे। राजीव जेटली क्लोजिंग कमेंट, ये दोधारी तलवार ना साबित हो जाए कहीं ये करोड़ों अरबों की कैश का मुद्दा आपके लिए? बिल्कुल, 4 लोग मेरे खिलाफ नहीं बोल रहे थे, 4 लोग ईमानदारी के खिलाफ बोल रहे थे, 4 लोग जो भ्रष्टाचार हटाना चाहता है उसके खिलाफ बोल रहे थे। 4 लोग, सुनिए मेरी बात को, क्योंकि मैंने आपसे बोला था इस डिबेट के ऊपर एक बार भी आप अभी अपनी ही डिबेट को मानक जी, जब आप दोबारा देखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जब दोबारा सभी लोग दोबारा देखेंगे, जब आपने काले धन के ऊपर एक सुन तो लीजिए, ईमानदारी के खिलाफ मत बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूं जब आपने काले धन पे चर्चा करने की बात करी तो किसी ने सिलेंडर पकड़ा, किसी ने विदेश पकड़ा, किसी ने नीरव पकड़ा, किसी ने किंगफिशर पकड़ा, लेकिन जो मौजूदा चर्चा चल रही है उसके ऊपर किसी ने चर्चा नहीं करी। नहीं, किसी ने चर्चा नहीं करी उसके ऊपर। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो लोग जीएसटी को बुरा बताते हैं, जो लोग कहते हैं जीएसटी एक काला कानून या काला सिस्टम है, तो आप सोचिए वो उस बात के पक्षधर है कि पुरानी वही व्यवस्था आ जाए जिसके अंदर बिल बेचने का बड़ा कारोबार चलता था। ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, चाहे राहुल गांधी जी को लीजिए, अखिलेश जी को लीजिए, इन्होंने इस डिजिटाइजेशन का विरोध किया है, इस पारदर्शिता का विरोध किया है। और अब विरोध जब उनका उजागर हो रहा है तो अब ऐसे में इधर उधर आशुतोष 10 सेकंड, आशु कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, आशुतोष 10 सेकंड।
इन्होंने अभी राजीव जी ने कहा, मैं तो फिर राजीव जी से, चूंकि उम्र में मुझसे छोटे होंगे, क्योंकि उन्होंने गलत बात कही थी इसलिए वो माफी मांग लेते तो बहुत अच्छा होता। दूसरी, डिजिटाइजेशन का विरोध जिन्होंने किया, लेकिन जीएसटी का विरोध नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था जब गुजरात के मुख्यमंत्री। ओके, चलिए, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। थैंक यू पंकज, घनश्याम तिवारी, राजीव जेटली, विनोद जी, आशुतोष। लेकिन ये जो तस्वीरें और वीडियो हैं, ये वाकई अभी इतनी आसानी से ये मुद्दा, ये वीडियोस, ये शांत होने वाले हैं नहीं। इसीलिए मुझे तो लगता है ये गेंद पूरी तरह से बीजेपी के पाले में है। बीजेपी को अब ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आरोप लगाया है कि इस पैसे का, इस काले धन का लिंक समाजवादी पार्टी से, क्योंकि आरोप लगा दिया है। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।